हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th है, तो क्लास 9th में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का योग गुण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ ट्रायंगल, और हिंदी में अगर बात करें तो किसी त्रिभुज के योग गुण। योग गुण का मतलब क्या है? एक्चुअल में हमारे पास में एक, अगर हम कोई एक ट्रायंगल मान लेते हैं, तो जैसे सपोज एक ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसमें ट्रायंगल में ये अंतःकोण बन रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो यही इसका कथन है। तो कथन ये है कि इस प्रमेय के लिए आप कथन के रूप में लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एक तरीके से प्रमेय का इस कथन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है हमारे लिए कि एक त्रिभुज दिया है, जैसे त्रिभुज ABC, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमारे लिए कि इनके सारे कोणों का योग। तो आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप BC के समांतर एक आप रेखा खींच रहे हैं XY। तो दिस इज XY जो है वो BC के समांतर आपने एक रेखा खींच दी है जो A से होकर जाती है। XY रेखा खींच दी जो A से होकर जाती है। तो XY पैरेलल टू BC, ठीक है, खींची जो A से होकर जाती है या A से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आसान सा एक तरह से कंस्ट्रक्शन करा हुआ है, A से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इसके कोणों के लिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे मान लेते हैं 1, इसे 2, इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी 3, और ये हम मान लेते हैं 4, और ये मान लेते हैं 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उत्पत्ति में, लिखते हैं यहाँ पर कि हमें मालूम है, अगर हम इसको देखें कि XY एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो आप लिख सकते हैं चूँकि XY एक सरल रेखा है, तो हम जानते हैं सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो अतः 180 डिग्री कोण बन जाएगा कौन कौन से? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 का, यानी कि सरल रेखा 180 डिग्री कोण की होती है। नेक्स्ट, अब अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए कि चूँकि एंगल जो 4 होगा वो किसके इक्वल है? एंगल 4 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक समांतर रेखा खींची है। तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे? एकांतर कोण। तो ये बन जाएंगे एकांतर अंतःकोण, ये अंतःकोण। तो इस हिसाब से आपके पास में ये जो आप एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एकांतर अंतःकोण की वजह से। सेम इसी तरीके से एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा, और रीज़न इसमें भी क्या हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण की वजह से एंगल 4 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। इन मानों का अगर आप समीकरण, ठीक है, इन मानों का आप समीकरण 1 में रखने पर, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। 4 की जगह 2 रख दिया, 2, 5 की जगह आपने तो 1 वैसे ही रहा, 1 में कोई चेंज नहीं करा, 5 की जगह 3 रख दिया, इज इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अगर इसको मैं सीरियल से लगा दूं तो दिस इज़ 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और अब अगर इसकी बात करें तो एंगल 1 क्या था? दिस इज अंतःकोण एंगल A है, फिर एंगल 2 कितना है? एंगल 2 है, अंतःकोण एंगल B है, और एंगल C कितना है? दिस इज 3 है एंगल C, तो 180। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक उपप्रमेय और आती है। तो पहले इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ जिससे वो प्रमेय पूरा समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो देखिए यहाँ पर रफ करने के बाद में उस उपप्रमेय को कुछ जगह आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उपप्रमेय का जो कथन है वो ये है, और उसके साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाता जा रहा हूँ। तो उपप्रमेय का जो कथन है वो ये है कि अगर किसी त्रिभुज की, जैसे ये हमने एक त्रिभुज मान लिया है, अगर किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB को, तो यहाँ पर ABC त्रिभुज है, इसकी भुजा AB को क्रमशः B और E और F तक बढ़ाया अगर हमने, ठीक है। तो फिर से समझिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया, तो तथा
आपने इसको जो एंगल ई बी सी जो है इसको आपने विभाजित किया, समद्विभाजित किया, तो आप लिख सकते हैं यदि कोण ई बी सी व कोण एफ सी बी का समद्विभाजन जो है वो अगर ओ पर मिलता है तो इसके हिसाब से यानी कि तो आप एंगल बी ओ सी जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी के इक्वल होता है। ये एक उपप्रमेय है जिसको आप डायरेक्टली भी कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी की अगर किसी भुजा को हमने बढ़ा रखा है तो जो बड़े भाग से जो आपने नीचे की तरफ जो बाह्य कोण बनेगा, बाह्य कोण के समद्विभाजन जहाँ पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कोण बनेगा वहाँ पर जो अंतःकोण बनेगा वो उसका मान जो होगा बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप सीधे मैं इसको उत्पत्ति लिख कर प्रूव कर देता हूँ। तो वैसे तो आपके इसमें दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, इसको आपने जो दिया हुआ है बड़ा लिख सकते हैं, इतना हमने इसे बढ़ाया हुआ है, फिर ये कहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं, ये सब आप दिए हुए में लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करना यही चीज़ आपको सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, तो इसको करते समय जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं तो उसमें 1 2 मान लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 1 इसे, 2 इसे, 3 इसे, ये पूरा मान लेते हैं 4, ये पूरा मान लेते हैं 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए चूँकि आपके पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 4 की अगर बात करें तो एंगल 4 जो है उसका ये जो एंगल 4 एक तरीके से देखा जाए एंगल 4 जो है वो पूरा कोण है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ई बी सी, जो ई बी सी जो है वो कितना हो जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं ओ बी सी का मान निकालेगा तो ये ओ बी सी कितना हो जाएगा, एंगल 4 का आधा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल किसका हो जाएगा, दिस इज ई बी सी का आधा। और ई बी सी को आपने कितना मान लिया है, ई बी सी को आपने एंगल 4 मान लिया है। ठीक है, अब एंगल 4 और एंगल 2 में क्या संबंध है, हम जानते हैं रैखिक युग में। तो एक तरह से एंगल 4 को आप कितने लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एंगल 4 को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 2, क्योंकि हमारे पास में एंगल 4 और एंगल 2 रैखिक युग में, तो रैखिक युग का योग 180 होता है। तो अगर आपके पास में एंगल 4 प्लस एंगल 2 का योग 180 है तो आपके पास में एंगल 4 का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो दिस इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 2, तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। तो ये ओ बी सी का मान आ गया। उसके बाद में अगर हम ओ सी बी को निकाल लें, इसी प्रकार आप कह सकते हैं ओ सी बी का मान जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ एंगल कितना हो जाएगा, एफ सी बी के इक्वल हो जाएगा, दिस इज एफ सी बी। तो एफ सी बी कितना है, दिस इज इक्वल टू हमने 5 मान रखा है, तो हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस ये हो जाएगा दिस इज एंगल 3, सॉरी 180 माइनस एंगल 3। और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज 90 माइनस हाफ एंगल 3, ये इतना आ जाएगा। अब हमारे पास में ओ बी सी आ चुका है, ओ सी भी आ चुका है। अब अगर इस पूरे त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज ओ बी सी में अगर पूरे त्रिभुज की बात करें तो आप देखेंगे कि एंगल ओ बी ओ सी पहले लिख लेते हैं क्योंकि यही हमें निकालना है। तो बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू, अभी हम ये 180 होगा क्योंकि हमारे पास में भी हमने प्रमेय पढ़ी थी, तो उसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग। त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, इसलिए हमारे पास में ये 180 हो जाएगा। अब अगर बी ओ सी की बात करें तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, ये आपके पास में कितना आया था, दिस इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 2, ये कितना आया था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 और ये 90 मिलकर हो जाएगा 180 से 180 कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रफ करके अब आगे ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू है बी ओ सी प्लस ये हो जाएगा, देखिए 90 180 माइनस हाफ एंगल 2 प्लस इसे यहाँ पर मैंने कॉमन ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं बाद में लिख लेंगे, तो माइनस हाफ एंगल 3 इज इक्वल टू दिस इज 180। तो 180 से 180 काट देते हैं और एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू है वो आप इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे और हाफ कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम इस अगर प्रॉपर्टी को लगाते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180। तो देखिए फिर से अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि एंगल 1, फिर से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 है। तो आप कह सकते हैं कि
एंगल जो 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू होगी वो 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगी। तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1। आप चाहे इसी चीज़ को ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री है। और रीज़न आप लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, तो ये आपके पास में दिस इज़ 1/2 अलग अलग कर लेते हैं। तो 90 1/2 जब 180 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 1/2 एंगल 1 का करेंगे तो 180 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में बी और सी की वैल्यू है। अब अगर आप त्रिभुज को देखें तो मैंने जो 1 माना है वो आप माना हुआ बी ए सी के लिए, तो यहाँ पर दिस इज़ हाफ ऑफ एंगल बी ए सी आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही आप मिला लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास में प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ये जो है एक तरह से त्रिभुज के योगों का, कोणों का योग के ऊपर एक उपप्रमेय है, जो कि आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आ जाती है। तो आज के लिए हम लोग इतने रहते थे, नेक्स्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। थैंक यू।